चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो गेट में पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, ये मैं अपने से करवा रहा हूं। तो यहां पे दो सोर्सेस लगे हैं, वोल्टेज सोर्स, देखो प्लस माइनस इसका मतलब ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो यहां पे 2 sin t दोनों एक जैसे हमारे वोल्टेज सोर्सेस है, और यहां पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, भरा पूरा परिवार नहीं बोलेंगे, भरा पूरा सर्क्यूट है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे दो सोर्सेज भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी, सब कुछ दे दिया है। और पूछा है कि ये करंट बताइए आई आर ऑफ टी, और ये आई आर ऑफ टी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस में पूछा है, करंट काय में पूछा है, इंस्टेंटेनियस में। तो मुझे एक चीज बताइए कि सबसे पहला टास्क क्या होगा, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स को हमें ओमिक वैल्यू में चेंज करना है। एसी में सबसे पहला, आपको बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन, सर एसी में दिक्कत आती है, आपको क्या करना है, पहला काम सारे एलिमेंट को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो काम आसान हो जाएगा। चलो, तो यहां जे ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा 1 और 1 है ना, दोनों में क्या है sin t मतलब ओमेगा कितना है, 1 है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे ओमेगा डिफरेंट होता तो क्या होता, वो सुपरपोजिशन में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कई सारे आपके पीवाईक्यू, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन होगा, तो आपके स्टडी स्टेट में भी बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले सोर्सेस लगे हो, तो टेंशन मत लेना, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सेम फ्रीक्वेंसी वाले ही मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 है, इसका मतलब जे ओमेगा, तो ये जे हो जाएगा, और माइनस जे बाई ओमेगा सी, ओमेगा भी 1 है, ये भी 1 है, तो माइनस जे हो जाएगा, ये प्लस जे और माइनस जे, चाहे तो करके देख लेना। चलो, ये हो गया ओमिक वैल्यू में चाहिए, ये तो रेजिस्टेंस है। अब हमें अगर यहाँ पे ये ओमेगा थोड़ा सा इस साइड में कर देता हूँ, ठीक है, अब इनको चेंज कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस फॉर्म में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 एंगल 0 डिग्री ले लेते हैं, क्योंकि दोनों साइन है तो साइन को ही रेफरेंस ले लेंगे। अगर एक साइन और दूसरा कॉस होता तो हम किसको रेफरेंस लेते हैं, कॉस को रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे कितना है, 2 एंगल 0 डिग्री। अब देखो, ये जब ऐसे लिखो ना, उस टाइम पे ध्यान रखना कि 2 आपने आरएमएस में लिया है या पीक में लिया है, क्योंकि वापस चेंज करते टाइम पे हमें दिक्कत होती है। जब हम लोग अगर पीक में लिए हैं तो हमें √2 का मल्टीप्लाई वापस नहीं करना है, बट अगर हम लोग डिवाइडेड बाय √2 ले लिए हैं तो फिर वापस जब चेंज करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये छोटी चीजें ध्यान रखना आप, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो वोल्टेजेस है, यहां पे हमें करंट निकालना है। अब मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं मान लेता हूं रेफरेंस, थोड़ी देर के लिए हमारा सबसे जितने हथियार सीखे हमने बेसिक सॉल्विंग टेक्निक और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में, तो हमारा सबसे मजबूत हथियार कौन सा था, नोडल एनालिसिस। तो हमारा सबसे स्टार परफॉर्मर जो मेथड था वो क्या था, हमारा नोडल। तो आज तक अभी तक तो नोडल लगाया नहीं, चलो अभी यहाँ मौका मिला है तो देखते हैं लग सकता है कि नहीं। तो ये हमारा रेफरेंस है, और यहाँ पे नोड वोल्टेज अगर देखो, एक वोल्टेज, तो ये वोल्टेज हमारा नोडल है, मतलब ये एक ही नोड है। तो ये नोड वोल्टेज अगर मैं V कंसिडर कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये नोड वोल्टेज है और ये 0 वोल्ट है और मुझे यहाँ करंट निकालना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो IR करंट अगर निकलेगा IR ऑफ t, तो ये हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए V ऑफ t में निकाल लूं, क्योंकि ये भी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में निकालना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय दिस 1 ओम, क्योंकि ये तो 0 वोल्ट है, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय दिस। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, ये वोल्टेज अगर पकड़ में आ गया, निकाल लिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काम हमारा आसान बन जाएगा, क्योंकि नीचे तो 1 ओम ही है, तो इसका मतलब वही वोल्टेज तो करंट ही हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो, तो अब यहां पे नोडल लगाते हैं, बहुत ही तैयारी से नोडल लगाते हैं हम लोग। तो यहां पे V माइनस, अभी मैं V ऑफ t नहीं लूंगा ताकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत नहीं आए, कम पेन चलाना पड़े। ठीक है, V माइनस 2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, उसके बाद V माइनस, है ना, ये नीचे लेना है, V डिवाइडेड बाय 1। अब बहुत सारे लोग बोले सर IR भी ले लेते, बट हम एक्स्ट्रा अननोन क्यों इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो अब तो नोडल पे आपको पकड़ बहुत अच्छी हो गई है। तो V माइनस, देखो अब पहली बार आप AC में नोडल लिख रहे हो, है ना, तो ध्यान से देखना, V माइनस 0, ये ओमेगा वैल्यू है, तो बाय J कर देना। ठीक है, बस कुछ नहीं है। AC और DC में बहुत सारे स्टूडेंट यूं ही डरते हैं AC से, बस आपको जहां ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट किया तो उसको जस्ट लाइक ये सारे के सारे क्या है, J ओम है, ये असल में है क्या, ओमिक वैल्यू है, सारी की सारी ओम है। तो इनको जैसा रेजिस्टेंस ट्रीट करते हो वैसा ही करते हो, बस इनका जो नोटेशन है उसको यूज करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस V माइनस
2 एंगल 0 डिवाइडेड बाय माइनस जे इक्वल टू 0। सारे हो गए एलिमेंट, देख लेते, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, 1 2 3 4 सारी चीजें लिखी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसको सॉल्व करना है, v निकाल लेना है, v यहां रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा टास्क है, जल्दी से परफॉर्म कर देते हैं हम लोग। तो v को कॉमन ले लेते हैं। देखो यहां से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे जब भी इक्वेशन लिखे तो v को कॉमन ले लो। v को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 है ना, v वाली क्वांटिटी 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/j। ठीक है, और यहाँ पे v डिवाइडेड बाय, तो यह हो जाएगा आपका -v/j। माइनस जे को मैंने इधर लिख दिया। ये v वाली सारी चीजें हो गई। अब बिना v वाली कितनी क्वांटिटी है, ये आपकी बिना v वाली थी तो ये उधर जाएगी, तो 2 एंगल 0 है ना, उधर गई तो पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसके बाद यहां पे -2 डिवाइडेड बाय -j है ना, तो -j एज इट इज, -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +2 डिवाइडेड बाय -j। ठीक है, -j। तो ये थोड़ा सा मैं और भी इस साइड ला देता हूं, इसका कलर ही चेंज कर देते हैं ना, ताकि चलो इस साइड में ला दिया मैंने। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अच्छा v मैंने यूं कर दी, यहां पे v क्यों लगा दिया, v हटा दो ना, कॉमन ले लिया था। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा 1/j, प्लस का और माइनस का तो कैंसिल हो गए, यहां कितना 2v बचा इक्वल टू, अब यहां से भी 2 कॉमन ले लेते, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/-j। ठीक है, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू कितना हो गया, और j 1 और j का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा +j हो जाएगा। इसका मतलब v इक्वल टू √2 एंगल 45 डिग्री। तो बहुत ही आसान तरीके से बिना कैलकुलेटर के हम लोगों ने v की वैल्यू निकाल दी, v √2। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस रख दे क्योंकि हमें v ऑफ t चाहिए, v ऑफ t चाहिए तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में रख देंगे, तो √2 एज इट इज रहेगा, अगेन मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने वोल्टेज कौन सा लिया, पीक लिया है। देन साइन ओमेगा कितना है, t 1 है, प्लस 45 डिग्री, ये हो गया हमारा v ऑफ t। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर देखो यहाँ पे रेफरेंस 90 डिग्री लिया होगा, मेरे बहुत सारे पुराने अगर कुछ वीडियोस उठा के देखो तो एक क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अपनी ओल्ड सीरीज में, यहाँ पे -90 से भी कराया है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर आपका कॉस में आया होगा, कॉस को वापस साइन में चेंज करोगे तो यही आंसर आना है ना। नहीं तो कई बार देख लोगे सर ने एक बार तो कॉस में कराया, एक बार साइन में कराया, सर ने तो गलत कर दिया अपना ही क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है ना। आपको कई बार रेफरेंस चेंज कर दूंगा तो साइन की जगह कॉस में भी दिखने को लगेगा। देखो अभी जो पिछले क्वेश्चंस करे ना हमने, ये जो क्वेश्चंस करें पिछले, इसके पिछले वाले जो क्वेश्चंस करें हमने इंस्टेंटेनियस वाले, हो सकता है कि हमारा आंसर डायरेक्टली साइन में हो बट ये ऑप्शन कॉस में अवेलेबल हो, तो इसको फिर हमें कॉस में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा सीधा सीधा हलवा नहीं मिलेगा, कई बार तो आपको कई बार चेंज भी करना पड़ सकता है। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन वगैरह गिवन नहीं, तो इसी को डायरेक्टली रख दे और नीचे डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, तो यही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट हो गया, यही हमारा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट। नीचे 1 तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यही करंट हमारा निकल गया। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे नोडल सीखा हमने कि नोडल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि नोडल वाली मेथड जैसे हम लोग वहां डीसी में यूज करते थे ना, वैसे यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं एक एक करके जितनी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक थी ना, वो कुछ देखो, वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर लिया हमने, नोडल यूज कर लिया, तो धीरे धीरे सब कुछ यूज करूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 196, फाइंड I1 एंड I2। फाइंड I1 एंड I2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें फिजिकल कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा लंबा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे और कैलकुलेशन से नहीं घबराएंगे। ठीक है, चलो फटाफट। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहला देखो यहाँ पे 24 एंगल 0 कर दिया है और हमें यहाँ पे ये नहीं पता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ I1 और I2 चाहिए। तो अभी हमें ना ही यहाँ ऑप्शन गिवन है कि इंस्टेंटेनियस में चाहिए, फेजर में चाहिए, बट यहाँ से लग रहा है कि I1 और I2 हमें पोलर फॉर्म में ही चाहिए, मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में ही चाहिए। और हमें यहां पर यह भी मेंशन है कि 24 RMS है, पीक है, तो हमें
बाय डिफॉल्ट अभी देखो गेट में क्वेश्चन आएगा ना तो सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी, बट अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट इसको आरएमएस कंसिडर कर लेते हैं। भाई लिखा नहीं है, आप चाहो तो पीक में भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अभी फॉर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए आरएमएस कंसिडर कर लेते हैं, है ना। आपकी मर्जी हो पिक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि अभी हमें मेंशन नहीं कि क्या है ये, बट अगर 99% केसेस में कई बार ये मेंशन नहीं हो ना तो उसको हम आरएमएस में ही कंसिडर करके चलते बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको आरएमएस में कंसिडर करके चलते हैं, बट टेंशन मत लीजिए, गेट एग्जामिनेशन में हर एक चीज प्रॉपरली लिख के प्रॉपर मेंशन करके बताया जाएगा। ठीक है, और अभी हमें पोलर फॉर्म में ही मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में ही आंसर निकालना है, ये समझ लीजिए। चलो तो अब चेंज करें, है ना। यहां पे चेंज करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारी ओमिक वैल्यू में, तो इंडक्टेंस जे ओमेगा एल, तो ओमेगा कितना है 2 है, ये है तो जे 2 हो गया। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस जे बाय ओमेगा सी, तो माइनस जे बाय ओमेगा कितना है, ओमेगा है 2 और सी कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस जे, तो ये हो गया आपका माइनस जे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, ये I1 निकालना और ये I2 निकालना है। तो अगर मैं नोडल पे देखूं तो यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस हो जाए और ये वोल्टेज V, ये वोल्टेज V निकल के आ जाए अगर हमारा, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा I1 करंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से 2 + 2j, नॉट 2 + 2j, ये तो इम्पीडेंस है हमारा, वोल्टेज है ना। ये I1 करंट कैसे निकल सकता है, V डिवाइडेड बाय 2 + 2j, 2 + 2j, है ना। ये पूरा इम्पीडेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय V - 0 डिवाइडेड बाय 2 + 2j, तो ये हमारा I1 निकल जाएगा। I2 कैसे निकल सकता है, I2 निकल सकता है हमारा V डिवाइडेड बाय -j, V डिवाइडेड बाय -j। तो अल्टीमेटली हमारा टास्क क्या है कि ये नोड वोल्टेज अगर आपने निकाल लिया तो बाकी चीजें आसान हो जाएगी। बस नोड वोल्टेज फटाफट निकाल देते हैं हम लोग, नोड वोल्टेज निकाल देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा V - 24 एंगल 0 डिवाइडेड बाय, एंगल 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस V डिवाइडेड बाय 2 + 2j, ठीक है, प्लस V डिवाइडेड बाय -j = 0। 3 ब्रांच 1 2 3, 1 2 3 आ गई है, सब कुछ आ गया। ठीक है, ट्रिक क्या बताई मैंने, V को कॉमन ले लिया करो तो 1 है ना, V के साथ वाली, प्लस 1/2 + 2j, ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा -1/j, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया, इक्वल टू 24 हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, 1-2 मेथड और बताता हूं मैं आपको, 1-2 मेथड और बताता हूं ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा इनहांस होगा। ठीक है, तो चलो J को डिनोमिनेटर से हटाते हैं, तो यहां पे J और J का मल्टीप्लाई कर दे, एक तो ये हट जाएगा। दूसरा है कि अगर मुझे इस तरीके से डिनोमिनेटर में से इमेजिनरी पार्ट हटाना है, तो मैंने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, रेशनलाइजेशन, है ना। क्या पढ़ा था, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं टू रियल पार्ट, तो एज इट इज जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका उल्टा साइन, -2j डिवाइडेड बाय 2 - 2j, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, कि जो भी आपका 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसका उल्टा साइन लेके, है ना, या माइनस होता तो प्लस लेते, प्लस है तो माइनस लेते, 2 - 2j -2, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कोई अंतर पड़ेगा क्या मल्टीप्लाई डिवाइड सेम वैल्यू का, नहीं पड़ेगा, बट हमारा यहाँ पे इक्वेशन में काफी अंतर पड़ जाएगा, इक्वेशन में अंतर हमारा काफी पड़ जाएगा कि V डिवाइडेड बाय 1 + 2 - 2j एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या होता है a + b a - b, तो a² + b² कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहां पर क्या होगा a² + b², है ना, a + b a - b, तो a² - b² होता है ये असल में, बट ये j की वजह से प्लस हो जाएगा, j² भी होगा तो j² क्या होता है -1, तो माइनस प्लस, तो असल में 2² + 2², ठीक है, 2² + 2², मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और यहाँ पे j² तो कितना हो गया माइनस प्लस, तो +j। देखो बिना कैलकुलेटर के दिमाग चलाना है छोटी छोटी चीजों में बस। ठीक है, अब देखो नीचे से उड़ गया, नीचे से कुछ भी नहीं रहा, अब हमारा सारा रियल और इमेज, अब यहां पर भी हम लोग रियल और इमेजिनरी को एक जैसा कर ले, तो रियल पार्ट हमारा कौन सा है, रियल पार्ट है 1 +
2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 और 4 8, तो 2/8 यहाँ पे और -2j डिवाइडेड बाई 8 प्लस j, ठीक है। ये इमेजनरी अलग अलग कर लिया हमने, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा हमारा 4 LCM, तो 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से अगर कर देंगे हम लोग 8, तो 8 में से 2 चले जाएगा तो प्लस 6j डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, और इक्वल टू 24। अब इसको कैलकुलेटर से इमेजनरी और रियल, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल के आप कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से। 5/4 को मैंने ऐसा लिख दिया है 1.25, और 6/8 को मैंने कैलकुलेटर से करके देख लिया, ठीक है। और इसका एंगल और मैग्नीट्यूड निकालूंगा और 24 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। 24 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस j 0.75, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहे तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं, अदरवाइज इसका भी रेशनलाइजेशन करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर उसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालोगे तो अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 16.46, और एंगल आ जाएगा आपका, एंगल आ जाएगा 30.96 आ रहा है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली -31 डिग्री ले रहा हूं, है ना। 30.96 समथिंग है, मैं अप्रोक्सीमेटली 31 ले रहा हूं। तो ये रहा मेरा वोल्टेज V का वैल्यू, वोल्टेज V का वैल्यू, ठीक है। अब बस क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू रखना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। इन करंट में आपको वैल्यू रख देना है और आंसर लेके आ जाना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 16.46, किसी का 47 में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, सही है उसका भी। -31 डिवाइडेड बाय, इसका करेंगे तो √2 तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 और 4 8, 2√2 एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 16.47 एंगल -31 डिवाइडेड बाय, ये कितना -j मतलब 1 एंगल -90, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 16.46 डिवाइडेड बाय 2√2, तो मैग्नीट्यूड हो गया आपका 5.81, और एंगल 45 और 31, तो 40 और 30 कितना हो गया 70 और 6 -76 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। और यहाँ पे 90, और ये कितना हो जाएगा 16.47, एंगल आ जाएगा आपका, एंगल हो जाएगा 90 प्लस 30 121 -121, ठीक है। अब कई बार आपको ऑप्शन में -121 की -76 की जगह दूसरी चीज भी देखने को मिल सकती है, वो आपको बताया था ना मैंने, एंगल के रोटेशन में एंगल का दूसरा तरीका भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए यही आंसर आपके सही है, ठीक है। चलिए, तो मजा आया क्वेश्चन में, नोडल देखा हम लोगों ने, और ये थोड़ा देखो, अब इसमें कैलकुलेटर की जरूरत थी, इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलेटर की वाकई जरूरत थी, क्योंकि सिंपल तरीके से हम लोग नहीं निकाल पाते, रैशनलाइजेशन करना है। ये तो हमारे पास क्या है, फिजिकल कैलसी है तो आराम से कर देते हैं हम लोग। वर्चुअल कैलसी में कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व नहीं होता है, तो टेंशन मत लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप फिजिकल कैलसी यूज कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि इस तरह के प्रॉब्लम गेट में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गेट में अगर प्रॉब्लम आएगा भी तो वैल्यू इस तरीके से अरेंज होगी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपलर हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कर ही नहीं सकते, बिना कैलकुलेटर के भी की जा सकती चीजें, रैशनलाइजेशन करते जाओ, मैग्नीट्यूड और एंगल निकालते जाओ। वर्चुअल कैलसी में 10 वाला तो ऑप्शन है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री वाला 10 इनवर्स तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से 196 क्वेश्चन हमारे फिनिश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा मेरे ट्राई करने से पहले, है ना, मजा आएगा। तो पूछा आपसे, फॉर द करंट इन ब्रांच ए बी शोन, आपको कहां, ये ब्रांच ए बी, इस ए बी ब्रांच में करंट शो कर रखा है, 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन है, एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं है, 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है। द वोल्टेज V इन वोल्ट इज, ये V इन वोल्टेज मतलब सप्लाई वोल्टेज आपसे पूछा है। असल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये आपका इस सर्किट का जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपसे पूछा है ना, सप्लाई वोल्टेज आपसे पूछा है, इतनी सी बात है। अब देखिए यहां पर आपको ये सप्लाई वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। और यहां पे 1 एम्पेयर का करंट है, तो गिवन डेटा से हमें क्या क्या समझ में आ रहा है वो सारी चीजें हमें पहले निकालनी पड़ेगी। तो गिवन डेटा से हमें जो जो चीजें समझ में आती जाएगी वो हम लोग देखते जाएंगे। अब 1 एम्पेयर करंट है, तो यहाँ पे इस ब्रांच में इंपीडेंस देखें तो 30 - 40J, और लकीली 30 + 40J। इसका मतलब है कि यहाँ पे रियल पार्ट तो एग्जैक्टली बराबर है, और इमेजिनरी पार्ट एक कैपेसिटेंस और दूसरा इंडक्टेंस है।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको I1 करंट मान लूं और इसको मैं I2 करंट मान लूं, ठीक है, I2 करंट मान लूं, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए इंपीडेंस अपना Z1 मान लूं और इसको मैं इंपीडेंस थोड़ी देर के लिए Z2 मान लूं। तो इसका मतलब है कि आप ये देखिए कि 30 प्लस Z1 को अगर मैं देखूं, Z1 है आपका 30 प्लस J40 और Z2 कितना है आपका, Z2 है आपका 30 माइनस J40। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड तो बराबर आएंगे इसके, इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या होंगे, एग्जैक्टली बराबर होंगे, बट एंगल दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, बस एंगल में डिफरेंस आएगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता चलता है कि सिर्फ माइनस साइन का अंतर होता है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट कर दूं तो ये आ जाएगा 50। तो मैग्नीट्यूड तो इसके बराबर है, बट एंगल में चेंजेस है। तो एंगल में अगर मैं चेंजेस देखूं तो 40 डिवाइडेड बाय 30, आई थिंक ये 53 की तरफ ही जा रहा है, तो ये है 53.13 और ये है माइनस 53.13। सिर्फ एंगल में चेंज है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ रही है कि अगर ये 1 एम्पेयर का मैग्नीट्यूड है, तो अगर मैग्नीट्यूड के इंपीडेंस में चेंज नहीं है और चूंकि दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम है ना। करंट क्या होता है, करंट होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, और मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, तो इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज सेम है, मतलब न्यूमरेटर सेम है, इंपीडेंस मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। इसका मतलब है कि 1 एम्पेयर इधर है तो इधर भी क्या होगा, 1 एम्पेयर ही होगा, इधर भी करंट क्या होगा, इसका मतलब 1 एम्पेयर। मैग्नीट्यूड ऑफ I1 अगर मैग्नीट्यूड ऑफ I1 अगर 1 एम्पेयर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ I2 भी कितना होगा, 1 एम्पेयर ही होगा। एंगल के बारे में मुझे नहीं पता, बट अभी मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड सेम है इंपीडेंसेस के, तो करंट के भी मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अभी एंगल के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एंगल के बारे में कमेंट नहीं कर रहे हैं। और हमें देखो, हमें क्या निकालना है, ये वोल्टेज V इन निकालना है। तो वोल्टेज अगर निकालना है तो ऑलरेडी मैंने डीसी में जब हमने बार बार वोल्टेज निकालते थे तो क्या करते थे, केवीएल घूमना पड़ता था। तो अगर मैं यहां पर भी केवीएल देखूं कि केवीएल अगर मुझे लगाना पड़ जाए किसी सिचुएशन में, तो मैं केवीएल कैसे घूम सकता हूं, मैं केवीएल घूमने के लिए ये वाला रास्ता अपना सकता हूं कि इधर जाऊंगा और किसी दोनों में से किसी एक ब्रांच में केवीएल का ये रास्ता ले लूंगा और आ जाऊंगा। इसका मतलब केवीएल के हिसाब से मैं लिखूं तो V इन माइनस यहां पे जो करंट जा रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं इस करंट को I3 करंट मान लेता हूं, इस करंट को मैं क्या मान लेता हूं, I3 करंट मान लेता हूं, है ना। तो यहां पे V इन माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस साइन बाद वाला लगाते हैं, 5 इंटू रजिस्टेंस है तो I3, और I3 वेक्टोरिकल फॉर्म में आएगा, एंगल मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इंपीडेंस है, तो इसका मतलब प्लस से एंटर कर रहा, माइनस से लीव कर रहा, पूरा इंपीडेंस मान लूं तो माइनस I1, है ना, ये भी वेक्टोरिकल फॉर्म में होगा, ये भी वेक्टोरिकल फॉर्म में होगा, इनटू 30 माइनस J40। इसका मतलब ये डायरेक्टली मैं ऐसा लिख दूं I1, और ये क्या J2 है ना, तो I1 इंटू Z2 नहीं Z2, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली मेरे पास क्या है, इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास यहां पे 2-3 चीजें, इस इक्वेशन को फुलफिल करना है क्योंकि मुझे V इन निकालना है। अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए I3 का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों चाहिएगा मुझे। दूसरा एक और क्या चाहिए मुझे, I1 का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, मुझे एंगल नहीं पता है, तो एंगल भी चाहिएगा। साथ में Z2 तो मेरे पास अवेलेबल है। मतलब मेरा अल्टीमेटली लड़ाई किस से है, मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है मुझे अल्टीमेटली I3 की वैल्यू हमें पता करनी है और I1 की वैल्यू पता करनी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों, क्योंकि Z2 तो मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों पता है, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस कैसे लगाएं, अगर हम लोग कि यहां पर आप देखो कि करंट क्या है, करंट को अगर मैं देखूं तो ये वोल्टेज को रेफरेंस ले लेता हूं 0 डिग्री पे, ठीक है, जो कि ज्यादातर केस में 0 डिग्री ही रहता है ना, और इंपीडेंस ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। दोनों का वोल्टेज जो है वो सेम रेफरेंस का रहेगा। तो अगर मैं इसको 0 डिग्री ले लूं तो ये मैग्नीट्यूड जो है, तो असल में एंगल जो होता है, एंगल इस करंट का मैं आगे ऐसे कर देता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा
तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस, और एंगल, ये जो इसका जो एंगल रहेगा ना, मैं अगर एंगल फॉर्म में लिखूं, है ना, मैग्नीट्यूड नहीं फॉर्म में लिखूं, एंगल लिखूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि अगर मैं आई इसमें फॉर्म में नॉर्मल ऐसे करंट लिख रहा हूं, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, और ये इंपीडेंस का एंगल ऊपर जाके अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव एंगल हो जाता है ना, आपको पता है ना। तो हम लोग करंट के जो इंपीडेंस के साथ में अगर पॉजिटिव है, अगर एंगल पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि इस वाले ब्रांच में और कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है, सिर्फ यही इंपीडेंस है, यही इंपीडेंस है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि I1 करंट को, अगर मैं I1 करंट को ऐसा लिखूं कि I1 इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, तो एंगल इंपीडेंस का जो होगा उसका उल्टा होता है, क्योंकि इंपीडेंस का पॉजिटिव ऊपर जाके निगेटिव बन जाता है। तो I1 में मतलब Z1 में जो एंगल है वो 53 है, प्लस 53, तो इसके करंट में क्या होगा, माइनस 53.13 डिग्री, है कि नहीं। और सिमिलरली अगर मैं I2 को लिखूं तो I2 भी 1 एंगल, वहां पे Z2 का जो है प्लस माइनस 53 है, माइनस 53 है Z2 का, सॉरी नहीं गलती कर दी क्या, I1 हमने यहां लिया है तो इसको Z2 ले लिया, उल्टे ले लिए हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उल्टे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 के साथ में Z2 है तो माइनस था, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 53.13 हो जाएगा। अल्टीमेटली आप ये कॉमन सेंस लगाइए कि ये RL सर्क्यूट है, RC सर्क्यूट है, तो इसमें करंट लीडिंग होगा मतलब पॉजिटिव होगा, और ये RL सर्क्यूट है, इसका मतलब करंट लेगिंग होगा, लेगिंग मतलब कि माइनस एंगल ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा बुद्धि भी चला लोगे तो भी काम हो जाएगा, बट अभी नया नया है, इस वजह से मैं इतना डिटेलिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब चलो, अब हमें नेट करंट चाहिए, तो KCL लिख दें, यहाँ पे KCL लिख देंगे, तो I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 वेक्टोरिकल फॉर्म में, क्योंकि हमें वेक्टोरिकल फॉर्म में चाहिए I3 वेक्टोरिकल फॉर्म में चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंगल 53.13 प्लस 1 एंगल माइनस 53.13। तो यहां से आप देखोगे तो दो चीजें आएगी, और 1 एंगल कॉस प्लस जे साइन, है ना, कैसे चेंज करोगे, कॉस प्लस मतलब ये मैग्नीट्यूड cos 53, तो cos 53.13, ठीक है, और यहां से ये वाली चीज हो जाएगी, तो cos 53 तो 0.60, तो 0.60 इधर भी, तो ये हो जाएगा 1.2 एंगल 0 डिग्री, 1.2 एंगल 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका I3। समझ में आया, यहां से कर लोगे, cos प्लस जे साइन, है ना, मैग्नीट्यूड का 1 इंटू cos 53.13 प्लस जे साइन 53.13, सिमिलरली cos 53.13 माइनस जे साइन 53, तो जे वाली क्वांटिटी तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, रियल पार्ट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। चलो अब सारी चीजें आ गई है, अब फटाफट हम लोग यहां पर रख दे V इन माइनस 5 इंटू 1.2 एंगल, तो क्या है 0 डिग्री, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। I1 कितना है, I1 है 1 एंगल 53.13, ठीक है, और Z2 कितना है आपका, Z2 है आपका 50 इंटू, Z2 कितना है 50 इंटू माइनस 53.13 इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव ये माइनस नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो V इन माइनस 12 पंजे 60, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये दोनों आपस में कैंसिल होके तो माइनस 50 इक्वल टू 0, है ना, एंगल 0, 50 प्लस 53 माइनस 53, तो V इन कितना हो गया 56 इंच का सीना, ठीक है, तो 56 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो यहां पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली कि कई बार हमें डायरेक्टली 1 एम्पेयर दे दे तो हमें उस 1 एम्पेयर को एसी सर्किट में सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देना, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 एम्पेयर इधर भी, अच्छा इंपीडेंस बराबर है तो 1 एम्पेयर उधर भी है, तो 1 और 1 ये 2 एम्पेयर हो गया, बट असल में I3 कितना हुआ 1.2 एम्पेयर हुआ, असल में I3 कितना था 1.2 एम्पेयर, ठीक है। तो ऐसा 1 एम्पेयर 2 कर दिया, ऐसा नहीं चलता है, तो इस चीज का खासा ध्यान रखना, आप ऐसे डायरेक्टली चीजें नहीं करना है अपने को, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि देखो I1 I2 मैग्नीट्यूड एंगल दोनों को वेक्टोरिकल एडिशन करोगे तो बहुत सारी डिफरेंट चीजें आपको यहाँ पे निकल के आएगी, क्योंकि एंगल बहुत बड़ी चीज है साथ में, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। चलो तो एट दिस पॉइंट हमारे
मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, और भी अपना लेवल बढ़ाएंगे, और जितने में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको कम से कम 2 बार आप प्रैक्टिस करिए घर पे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मजा आएगा धीरे धीरे, क्योंकि एसी में अचानक से जादू मैजिक नहीं होगा कि क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, बट हाँ धीरे 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 जो गलतियां कर रहे हो उसको दोहराओ मत, और बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।